आज हम नवंबर 2021 मैगजीन डिस्कस करेंगे। अ, इसकी मैं लिंक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ मैगजीन की। जिसके पास नहीं है वो ग्रुप में, टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से ले सकते हैं। ओके, ठीक है। लेट अस स्टार्ट आवर नवंबर 2021 मैगजीन। ओके, यहाँ पर देखो, नवंबर 2021 मैगजीन स्क्रीन दिख रही है सभी को? थोड़ा मुझको रिप्लाई दिया करो। दिख रही है ना स्क्रीन? Visible. Yes, sir. ओके, ठीक। ओके, पहले हम आज क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले इंडेक्स शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे मेन अपना थीम डिस्कस करेंगे, टॉपिक, ताकि एक ओवरव्यू आ जाए कि इस मैगजीन में हमको क्या क्या चीजें डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आर्टिकल इट इज अबाउट इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। स्टेट के बीच बॉर्डर को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल आसाम वर्सेस मिजोरम, दोनों के पुलिस आपस में फाइट कर लिए थे, 5 पुलिस की डेथ हो गई थी, तो ये आर्टिकल न्यूज में था। सेवंथ शेड्यूल, हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, एंड सेवंथ शेड्यूल इज फॉर डिवीजन ऑफ पावर। स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इसमें पावर को डिवाइड किया गया है, और इसके लिए आर्टिकल है 246। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इट इज अबाउट सिविल सोसाइटी इन इमर्जिंग इंडिया। सिविल सोसाइटी मतलब जो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज रहते हैं, एनजीओ, इनको सिविल सोसाइटी कहते हैं। इसका रोल चेंज हो रहा है, इसके बारे में डिस्कशन है। इसके बाद जो आर्टिकल है, इट इज अबाउट पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। इट इज फॉर फिफ्थ शेड्यूल एरिया। हमको पता है, हमने 1993 में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए लोकल गवर्नेंस के लिए। बट these provisions are not applicable to scheduled areas and tribal areas. बट हमको शेड्यूल एरियाज में भी क्या करना था, लोकल गवर्नेंस लेकर आना था। तो इसलिए हमने स्लाइटली उसको मॉडिफाई किए 73rd अमेंडमेंट एक्ट को, और उसको पैसा एक्ट में कन्वर्ट करके अप्लाई किए। ओके, तो इसके लिए पैसा एक्ट है। जो आर्टिकल, इट इज फॉर डिजिटल सॉवरेनिटी। डिजिटल सॉवरेनिटी मतलब कोई भी कंट्री हो, उसको पूरा होल अथॉरिटी रहनी चाहिए अपना खुद का डाटा रेगुलेट करने की। इसको कहते हैं डिजिटल सॉवरेनिटी। ओके, इट इज अगेंस्ट, इट इज प्रो डाटा लोकलाइजेशन। ये कहता है कि डाटा लोकलाइज रहना चाहिए, डाटा दूसरे कंट्री में नहीं जाना चाहिए, एक कंट्री में। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। सीबीआई इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सीबीआई और ईडी, इनके क्या चीफ जो रहते हैं, इनका टेन्योर बढ़ाया गया 2 साल, अभी भी 2 साल है, बट उनको 3 बार एनुअल एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो एग्रीगेट 5 ईयर का टर्म उनको मिल सकता है, 2 साल का फिक्स टर्म और प्लस 3 एनुअल इंक्रीमेंट। अर्लियर 2 ईयर्स था। ओके, नेक्स्ट, इंडिया यूरेशिया, ये न्यूज में था। यूरेशिया मतलब ऐसा रीजन जो एशिया और यूरोप दोनों के बॉर्डर पे है। ओके, इसको यूरेशिया कहते हैं। और जैसा कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसा इंडिया ने अपना खुद का मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स लॉन्च किया है, उसको कहते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, नीति आयोग निकालता है। ओके, तो कोई मुझको बताओ, जो एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, वो कौन पब्लिश करता है? एमपीआई, यूएनडीपी पब्लिश करता है, और बनाता कौन है? ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलप। अब वो तो नहीं रहा ना ऑक्सफोर्ड वाला, बराबर, ऑक्सफोर्ड पावर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, वो पब्लिश करता है। नेक्स्ट देखो, हाँ, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। यहाँ पर एक वर्ड आता है, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। जनरली कंपनीज जो हैं वो शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। शेयर होल्डर मतलब जितने लोगों के पास शेयर है, जो ओनर्स हैं, उनके इंटरेस्ट में कंपनी काम करती है। बट इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं आएगा अगर कंपनी अपने ओनर्स के अलावा कस्टमर्स, लोकल कम्युनिटी और इन्वायरमेंट, ये सारी चीजों को अगर कंसिडर करता है अपने प्लानिंग में, तो उसको कहेंगे हम स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, और इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये वर्ड स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, और इसको इथिक्स में यूज करना है बार बार। लीड्स इंडेक्स है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, इसी तरीके से और क्या है देखो, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये एक बहुत जमाने से इसकी डिमांड चल रही है कि डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक बिल लेकर आओ, और ये बिल को रिकमेंड किया बी एन श्री कृष्णा कमेटी। अभी भी ये बिल पास नहीं हुआ है,
बस इसको लाया गया है लोकसभा में। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 75। इसके अंडर हम सबमरीन बना रहे हैं, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। 6 सबमरीन बनाने वाले हैं। वेला, वागीर, वागशीर, कांदेरी, खरंज, ऐसे कुछ इसके नाम है। तलवारी। और ये है फ्रांस के कोलैबोरेशन से हम बना रहे हैं शिप्स। वेला, अभी इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। COP26 हुई थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर में वो कंप्लीट हो गई, ग्लासगो में थी। और यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स वगैरह लिए गए जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और कुछ चीजें हैं, जैसा ई अमृत पोर्टल, ये याद रखना, ई अमृत पोर्टल ये बनाया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ई अमृत पोर्टल इंडिया का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हंगर पर एक रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हम जो पढ़ते हैं, वो पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और वेल्थ हंगर हाइफ ये पब्लिश करता है। ओके। 5G टेक्नोलॉजी, ये भी न्यूज में है। 5G को कब लॉन्च करना है इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। इसके लिए कमेटी बिठाई गई थी और उसका नाम है पोलराज कमेटी। कमेटी का नाम याद रखना, पोलराज। लिगो का एक सेंटर हम इंडिया में आने वाला है, हिंगोली महाराष्ट्र। लिगो, लेजर इंफॉर्मोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, डबल एस्टोरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन। एक डिडीमोस नाम का एक एस्टोरॉइड है, उस पर नासा ये मिसाइल लॉन्च करेगा। और ये उससे टकराएगा और उसके डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक। तो इसको ये एक मतलब एक्सपेरिमेंटल मिशन है, और जिसको नासा लॉन्च कर रहा है। ओके। उसी तरीके से नेक्स्ट है ज़ाइकोडी, वर्ल्ड फर्स्ट निडल फ्री कोविड 19 वैक्सीन। ये निडल फ्री भी है और डीएनए वैक्सीन है, फर्स्ट डीएनए वैक्सीन इन द वर्ल्ड। दो चीजें याद रखना, निडल फ्री और डीएनए, ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब आएगा। निडल फ्री, लोगों को अक्सर निडल से डर रहता है, इंजेक्शन में जो निडल रहता है, तो बिना निडल के भी वैक्सीन दी जा सकती है। तो वो क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब निडल के अलावा जो ऊपर वाला पार्ट रहता है इंजेक्शन, उसको यहाँ पर स्किन के ऊपर प्रेस करते हैं, और वहां पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है और स्किन एब्सॉर्ब कर लेती है उसको। एब्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म कुछ रहता है, मतलब विदाउट पेनिट्रे इंजेक्शन का यूज कर, निडल का यूज करते हुए डायरेक्टली वैक्सीन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसको लाया गया है वैक्सीन हेजिस्टेंसी दूर करने के लिए। ओके, निडल फ्री वैक्सीन। नेक्स्ट क्या है और इम्पोर्टेंट यहाँ पर, क्वेश्चन पहले वगैरह। ठीक है। कुछ पर्सनालिटीज और लोकेशंस है, वो तो हम डायरेक्टली वहां पर देख लेंगे। यहाँ पर इथियोपिया में एक वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके। यहाँ पर इथियोपिया इरिट्रिया बॉर्डर पे एक प्रोविंस है तिग्रे रीजन, और वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है तिग्रे रीजन में। इरिट्रिया तिग्रे रीजन याद रखना, ये इथियोपिया के पास है। ओके। नेक्स्ट, हम मेन हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? आई एम ऑडिबल? हाँ सर, हाँ आ रही ठीक। है। ओके ठीक। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, तो ये न्यूज में इसलिए था, हम मेघालय दोनों का झगड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेट फॉर्मेशन का हिस्ट्री दिया गया है। मेघालय वॉज कॉल्ड आउट ऑफ आसाम एंड इट बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट इन 1972। 1972 में 3 स्टेट बनाए गए थे। एक था मेघालय। ओके। दूसरा था त्रिपुरा। ओके। मेघालय, त्रिपुरा, और तीसरा क्या था? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ओके। ये 3 स्टेट 1972 में बनाए गए, और इसके बाद 1975 में आपका सिक्किम आता। 70। ठीक है। हाँ। देखो, जो इंडिया में स्टेट फॉर्मेशन हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो इसकी हिस्ट्री भी हमको पता रहनी चाहिए। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो इसके लिए 3 कमीशन बैठे थे। सबसे पहले जो कमीशन बैठता है वो था धार कमीशन। धार कमीशन आता है और ये बोलता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करना है। इट रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक बेसिस रीऑर्गेनाइजेशन, बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। ओके।
फिर कंट्री में काफी सारे प्रोटेस्ट होते हैं, फिर दूसरा नया कमीशन बिठाया जाता है जिसको हम JVP कमीशन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामन, ये तीन लोग रहते हैं। ये भी सेम ओपिनियन देते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं रहना चाहिए। इसके बाद फिर से और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, आंध्रा की वगैरह डिमांड वो टाइम चलती है। फिर लास्ट में आता है फजल अली कमीशन। ये है कि लिंग्विस्टिक बेसिस को एक्सेप्ट कर एज अ बेसिस वन लैंग्वेज वन स्टेट। ओके, याद रखना, इसने एक्सेप्ट किया लिंग्विस्टिक बेसिस को, बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट। अब वन लैंग्वेज वन स्टेट को रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि एक लैंग्वेज के मल्टीपल स्टेट भी रह सकते हैं और दो लैंग्वेज का एक स्टेट भी रह सकता है। जैसा महाराष्ट्र गुजरात दोनों मिलके एक स्टेट था, और हिंदी वाले जो स्टेट यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, चार पांच स्टेट बनाए गए, दो दे आर स्पीकिंग सेम लैंग्वेज। याद रखना, वन लैंग्वेज वन स्टेट पे रिजेक्ट करते। तो स्टार्ट में जो हमारे पास बनाए गए थे 14 स्टेट 6 यूनियन थे। ओके, अब अभी फिलहाल अपने पास कितने हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, अब मुझको बताओ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इसको इनैक्ट करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट लाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना। आपका जो टेरिटरी ऑफ इंडिया फर्स्ट शेड्यूल जो है अपना, उसमें भी चेंजेस होंगे। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए लाया गया हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ये समझ लें, 7th अमेंडमेंट एक्ट में हम। बाकी देखो, कुछ आर्टिकल 131 इसको कहते हैं ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल, ओरिजिनल मीन क्या है? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब वन हाई, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ओरिजिनल प्लस एक्सक्लूसिव, तो इसमें ऐसे। सर आई एम ओके नॉट ओके, ठीक है ऑडिबल। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अभी आप चेक करना। स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही है सर। ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, पता नहीं इशू क्या है। नेट भी स्पीड है ठीक ठाक, और इशू क्या है पता नहीं। अभी दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन और ऑडियो चेक करो। जी यस सर सर। दिख रहा, ऑडियो भी आ रही। दिख रहा है ना? ठीक है ठीक है, वही कट हो रहा है बीच बीच में, पता नहीं क्या इशू है। आर्टिकल 131 देखना, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इसमें क्या चीजें आती है? सेंटर वर्सेस स्टेट के होते हैं। आर्टिकल तो इनको मिटाने। हाँ, आर्टिकल 63 हम डिस्कस कर रहे थे। आर्टिकल 263 प्रोवाइड्स फॉर इंटरस्टेट। यहाँ पे चेयरमैन इसका PM रहता है, और सारे स्टेट के मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी के अगर असेंबली है तो CM या फिर गवर्नर, ये सारे लोग इसके मेंबर रहेंगे। तो मुझको बता, इसको कब बनाया गया था इंटरस्टेट काउंसिल को फर्स्ट टाइम? व्हेन इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? 1990 में बनाया गया। वो टाइम PM कौन थे? VP नरसिम्हा सिंह। राव। VP सिंह थे 1990 में। ओके, नरसिम्हा राव 1991 में थे। ओके, ठीक है। तो ये चीजें थी यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर और एक कीवर्ड है, डोमिंगो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट मतलब कोई चीज है एक जगह पर हो गई तो दूसरी जगह भी उसका स्प्रेड हो जाना, उसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। जैसा USA में सपोज मार्केट क्रैश हो गया, तो उसका इम्पैक्ट यूरोप में भी होता है, इंडिया में भी होता है। इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। टर्म याद रखो बस, टर्म का मीनिंग। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा 7 शेड्यूल के ऊपर है। यहाँ पर देखो, 7 शेड्यूल में तीन लिस्ट हमको पता रहते हैं, यूनियन,
स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो मुझको बताओ, अंडर विच एक्ट फर्स्ट टाइम स्टेट और सेंटर के सब्जेक्ट सेपरेट किए गए इंडिया के हिस्ट्री में? फर्स्ट टाइम कब हुआ सेपरेशन सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हाँ, 1919 में फर्स्ट टाइम ये होता है। स्टेट सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, ये दो में डिवीजन हुआ था। फिर अभी यहाँ पर प्रेजेंटली ये सारे सब लिस्ट वगैरह दिए हैं। जो नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं यूनियन लिस्ट में रहते हैं। स्टेट परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सारे सब्जेक्ट काय में आएंगे? अपने स्टेट में आएंगे। और कुछ सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, जैसा एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट। ओके, तो ये आपके इसमें आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर स्टेट में बहुत बार क्या होता है, फ्रिक्शन भी होता है पावर को लेकर। अभी चल रहा है, अभी क्या क्या इश्यू चल रहे हैं सेंटर स्टेट में? जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, वो सेंटर करता है, सेंटर के फेवर में काम करेगा, सीएम के साथ झगड़ा चलता है। वेस्ट बंगाल में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। दूसरा क्या है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ओके, इसका पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है, ये एक इशू चल रहा है। इसी तरीके से जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, सीबीआई, एनआईए, एडी, इसको एज अ पॉलिटिकल टूल बल्कि यूज हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये सा इशू होता है। जीएसटी कंपेंसेशन पर भी इशू चल रहा है, उसको सेंट्रल टाइम पर प्रीपेमेंट नहीं किया स्टेट को। ओके, तो इसके लिए बहुत सारे कमीशन बिठाए गए थे ताकि सेंटर स्टेट रिलेशन आपके अच्छे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कमेटी तमिलनाडु में, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पंजाब, याद रखना। राजमन्नार कमेटी तमिलनाडु का 1969 सबसे पहले वो आता है। फिर आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पंजाब 1970। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमीशन 1988 क्या था, उसमें से इसने क्या बोला था, फ्रॉम यूनियन लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। रेसिड्यूरी पावर अभी फिलहाल किसके अंडर में आती है? रेसिड्यूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई Governor, एग्जांपल central बोलो रेसिड्यूरी। government. ओके ओके, बराबर। कोई एग्जांपल बोलो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का। Any subject that has not been enumerated in any of the list. इनमें पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है, मैं बताता साइबर हूँ। सिक्योरिटी। डिजास्टर, साइबर सिक्योरिटी, करेक्ट। साइबर सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, ये दो आते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि रेसिड्यूरी पावर को ट्रांसफर कर दी जाए कॉन्करेंट लिस्ट में। और सेकंड रिकमेंडेशन इसने ये दिया था, स्टेट शुड बी कंसल्टेड बाय सेंटर बिफोर द लैटर एक्सरसाइजेस इट्स पावर ओवर कॉन्करेंट एंट्रीज। स्टेट को कंसल्ट करना चाहिए बिफोर इट एक्सरसाइजेस पावर ओवर कॉन्करेंट लिस्ट। सरकार ने कुछ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट रिलेटेड भी कुछ अच्छे ये दिए थे एडवाइसेस। फॉर एग्जांपल इसने क्या बोला सरकारिया ने, गवर्नर जब अपॉइंट करे तो सीएम को कंसल्ट करो, सीएम से कंसल्ट करो। गवर्नर एक नॉन पॉलिटिकल फिगर रहना चाहिए, उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे दो गवर्नर को। तो ये सारी चीजें थी यहाँ। कमीशन है, नाम याद रखो बस, एमएम पुंची कमीशन। ये बोलेगा ये किससे रिलेटेड है, तो इट इज फॉर सेंटर स्टेट। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है, चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडिया। सिविल सोसाइटी का रोल चेंज हो रहा है। अभी अजित डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन्होंने दिया था कि यहाँ पर दिया है, सिविल सोसाइटी, एनएसए ने क्या कहा, सिविल सोसाइटी इज अ न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर or the fourth generation warfare, and it is the responsibility of the police to protect people from being subverted, divided and manipulated। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि एनजीओ का यूज किया जा रहा है लोगों को डिवाइड करने के लिए, गवर्नमेंट के खिलाफ इंसाइटमेंट के लिए, ऐसा इनका कहना था। ओके, अब हमको कुछ फेमस एनजीओ के नाम पता रहना चाहिए जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कुदुम्बश्री। कुदुम्बश्री ये एसएचजी टाइप में प्रोजेक्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप केरला गवर्नमेंट का। वुमन इंपावरमेंट के लिए काफी सक्सेसफुल रहा। ये कुदुम्बश्री होगा। ऐसा एक प्रथम नाम की एनजीओ है, एजुकेशन सेक्टर में काम करती है। उसने असर रिपोर्ट पब्लिश करती है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, हर साल पब्लिश करता है। ठीक है, ये प्रथम होगा। फिर इसी तरीके से और हैं
जैसा एडीआर आती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसके ऊपर काम करते हैं, एडीआर हो गया। और इसके बाद और आते हैं जैसे नास फाउंडेशन, ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती है, नास फाउंडेशन, याद है। फिर इन्वायरमेंटल के लिए काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस एनजीओ इन्वायरमेंट के लिए। और ट्राइबल के लिए काम करते हैं सर्च, सर्च नाम की एनजीओ है। और इसके बाद देखो ह्यूमन राइट्स के लिए भी कुछ एनजीओ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल। ओके, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एक रिसेंट में, एक दो महीना पहले सोशल एक्टिविस्ट की डेथ हो गई थी, सिंधुताई सपकाल, डॉक्टर सिंधुताई सपकाल। तो ये ये तो किसके लिए काम करते थे, मतलब कौन से सेक्टर के लिए? ऑर्फनेजेस। इन्होंने काफी सारे ऑर्फनेजेस बनाए दिए थे और काफी सारे बच्चों को अडॉप्ट किया था। ओके, इनकी स्टोरी आपने पढ़ी होंगी, मतलब इनकी शादी हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, उनको बेटी होती है, तो उनका शोहर उनको घर से मतलब निकाल देता है। तो स्टेशन पे जाके पूरा एक दिन गुजार देते, और फिर वहां पे उनको एहसास होता है कि मतलब मेरे जैसे कई सारे लोग हैं यहाँ पर, और मैं क्या करूंगी, मतलब जितने भी स्टेशन पे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनको मैं मैं इनको संभालूंगी। तो ये उनका एम्बिशन है, ड्रीम है, वो सेट करते हैं और उस पर ही काम करते हैं। तो कई थाउजेंड बच्चों को उन्होंने क्या किया, बाद में पाल पोस के बड़ा किया, उनको अच्छा एजुकेशन दिया, ऑर्फनेजेस बनाए। तो ये ऐसे स्टोरी आप कोट कर सकते हो, डेडिकेशन में, सेल्फलेसनेस वगैरह ऐसे इश्यूज में, इथिक्स में, सिंधु। नेक्स्ट है एनजीओ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज भी चल रहे हैं, जैसा फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इसका एलिगेशन होता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को मिस अप्रोप्रिएट किए जा रहा है एनजीओ के द्वारा, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया अभी रिसेंटली, 10,000 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल किए थे। ओके, एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये एक्ट है 2010 का। कौन से मिनिस्ट्री में आता है एक्ट, कोई बताएगा मुझको? एफसीआरए एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ, एमएचए में आता है, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, गुड। और इसके बाद देखो और क्या था, अभी मदर टेरेसा की भी एक एनजीओ है, उनको भी एफसीआरए का लाइसेंस नहीं दे रहे थे। ओके, क्या नाम है मदर टेरेसा के एनजीओ का? मिशनरी से मिश चैरिटी। मिशनरी फॉर चैरिटीज। ओके, ये नाम याद रखना, मिशनरी फॉर चैरिटी, कलकत्ता में काम करती है। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, इसके बारे में दिया गया है। तो अभी हमने देखा था शॉर्टली इसके बारे में। तो याद रखना, शेड्यूल एरियाज को पंचायत राज मतलब 73rd अमेंडमेंट एक्सटेंड करने के लिए इसको लाया गया था, और इसको रिकमेंड किया था दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया था। ठीक है, अभी जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज है हमारे पास 10 स्टेट में है, और इसके लिए आर्टिकल है 244 क्लॉज 1। 244 क्लॉज 1 है फिफ्थ शेड्यूल एरियाज के लिए, 244 क्लॉज 2 है सिक्स शेड्यूल एरियाज के लिए। फिफ्थ शेड्यूल 10 स्टेट में है, सिक्स शेड्यूल कितने स्टेट में है? चार स्टेट, एएमटीएम, आसाम, असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम। ओके, ठीक, चलो। और जो पेसा एक्ट आता है, इट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जैसा हम पढ़ते हैं ना नॉर्मल जो हमारे पंचायतें हैं, तो वहाँ पे ओबीसी को रिजर्वेशन मतलब रहता है पॉपुलेशन के हिसाब से, एससी एसटी को रिजर्वेशन रहता है, वुमन को रिजर्वेशन रहता है पॉपुलेशन के हिसाब से। यहाँ पर क्या रहेगा, ये ट्राइबल एरियाज है, तो ट्राइबल पीपल को ज्यादा रिजर्वेशन रहेगा। तो यहाँ पर क्या प्रोविजन है, एवरी पंचायत हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शन टू कम्युनिटी पॉपुलेशन, मतलब ट्राइबल के पॉपुलेशन। और जितना है उतना, लेकिन कम से कम 50 तो भी रहेगा, मतलब 50 से ज्यादा ही रहेगा यहाँ। सेकंड थिंग, चेयरपर्सन के जो पोस्ट रहेंगे, सरपंच या फिर आपका जो प्रेसिडेंट वगैरह है, ये सारे के सारे रिजर्व रहेंगे एसटीज के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। और ग्राम सभा को ज्यादा पावर है टू अप्रूव द ऑल द डेवलपमेंट वर्क्स इन द विलेज, आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज, इशू सर्टिफिकेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये सारी चीजें की पावर रहेंगी ग्राम सभा को। ठीक है, तो ये आप समझ लेना, इतना ही था यहाँ पर इंपॉर्टेंट।
आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ पंचायत इन सर्विस डिलीवरी। तो पंचायत राज से रिलेटेड आर्टिकल है। रिसेंटली इन द वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, Mysuru Declaration on the Service Delivery by Panchayat was signed. Mysuru Declaration याद रखना, Mysuru Declaration is to improve the service delivery capacity of पंचायत बॉडीज, लोकल बॉडीज की सर्विस डिलीवरी में इफिशियंसी लाने के लिए, मतलब इन शॉर्ट गुड गवर्नेंस के लिए ये मैसूरू डिक्लेरेशन है। ओके, यहाँ पर देखो और क्या चीज है। 11 शेड्यूल का मेंशन है। 11 शेड्यूल 7 से लाया गया, इसके अंडर है 29 सब्जेक्ट। तो मुझको बताओ 12 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं? 12 शेड्यूल हैज हाउ मेनी सब्जेक्ट? 18 सब्जेक्ट। 12 शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कुदुम्बश्री प्रोजेक्ट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। डिजिटल सॉवरेनिटी के ऊपर आर्टिकल है। डिजिटल सॉवरेनिटी इज द राइट ऑफ द स्टेट टू गवर्न इट्स नेटवर्क टू सर्व इट्स नेशनल इंटरेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉमर्स। मतलब जो डिजिटल गवर्नेंस रहता है उसमें फाइनल से कंट्री को रहना चाहिए, ना कि वो जो कंपनीज है उनको। ऐसा ये डिजिटल सॉवरेनिटी का क्लॉज कहता है। ओके, क्योंकि इंडिया इज इन द फेवर ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी, इट इज ऑल्सो इन द फेवर ऑफ डाटा लोकलाइजेशन। हमारे जो कंट्री का डाटा है हमारे पास ही स्टोर रहना चाहिए। जो हमारे कंपनीज, सोशल मीडिया कंपनीज है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सारों के हेडक्वार्टर यूएसए में। तो डाटा इनका पूरा अपना जाता है यूएसए के पास, वहां पे स्टोर रहता है। लेकिन वहां पे सेफ्टी क्या प्रिकॉशंस है, उसको किसको दे रहे हैं, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया कहता है कि डाटा चाहिए। तो ऐसे यूरो ईयू के अपने खुद के गाइडलाइंस है डाटा प्रोटेक्शन के लिए, उनको कहते हैं जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर। ये नाम याद रखना, वो बोलेंगे जीडीपीआर आर द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो ये यूरोपियन यूनियंस के डाटा सेफ्टी रूल्स हैं। ओके, डाटा मैनेजमेंट के रूल्स। सीबीआई ईडी का तो हमने देख लिया कि उनकी टेन्योर जो है 2 साल है और एक्सटेंड विल बी एक्सटेंडेड अप टू 5 years। मुझको बताओ सीबीआई को कौन से एक्ट के अंडर में बनाया गया? दिल्ली एक्ट। क्वेश्चन ध्यान से समझो, पहले पूछ रहा हूँ, सीबीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट? इज इट राइट? Delhi Special Police Establishment Act. दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इट इज देयर। सीबीआई पहले स्टैब्लिश होता है, मतलब इसको बनाया जाता है 64 में, बट इसको जो पावर मिलती है उसको पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। सीबीआई कोई भी एक्ट के अंडर से नहीं बना, लेकिन पावर इसको मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। सीबीआई को बनाया गया था संतानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ओके, 1964 में कुछ बनाते हैं उसमें, 60। ठीक है, ये समझ लेंगे। तो ये स्टैट्यूटरी भी नहीं है, कुछ है ही नहीं उसके बारे में। एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट द स्टैट्यूटरी बॉडी। केस भी चल रहा है इसके ऊपर कोर्ट में। सेकंड थिंग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, ये ईडी डायरेक्टर वगैरह उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है सीवीसी एक्ट में है 2003। ओके, आंध्रा के जो 3 कैपिटल बनाने वाले थे उसको अब रिपील कर दिए, अब एक ही कैपिटल बनाए जाएंगे। ओके, जो 3 कैपिटल थे प्रपोज, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। लोकेशन देखो बस, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, अभी कंसल्टेशन चल रहे हैं किसको बनाना है कैपिटल। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन यूरेशिया। देखो यूरेशिया मतलब ये रीजन को कहते हैं, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस रशिया। तो ये पूरा सबसे लार्जेस्ट लैंड मास है। जीलैंड न्यूजीलैंड के पास रहता है, याद रखना इसको। कुछ खास तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज क्या रहते हैं? देखो, bilateral investment treaty are international agreement establishing the terms and conditions for private investment by national and companies of one state in another state to promote and protect the foreign private investment in each other territories। BITs क्या रहते हैं? मतलब इसमें गाइडलाइंस रहते हैं
कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम उसको कैसा रेगुलेट करेंगे। अ, दो कंट्री मिलके आपस में सेट करते हैं और एक दूसरे को अश्योरेंस देते हैं कि आपका इन्वेस्ट जो भी करोगे हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, उसको डूबने नहीं देंगे। ऐसा कुछ उसमें क्लॉजेस रहते हैं। फिर टैक्स कितना लगाना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, टैक्स शेयर करना है तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा। ये सारे ट्रीटीज को कहते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। ओके। इंडिया के भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ हैं, कुछ है नहीं खास। आगे बढ़ते हैं। इंडिया रशिया मिलिट्री कोऑपरेशन। तो इंडिया रशिया के कंटेक्स्ट में अभी देखो, ये तो बहुत न्यूज में है, चल रहा है रशिया। और एज रिसेंटली हेल्ड, ठीक है, समिट वगैरह हुई थी। इंडिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से प्रोक्योर करने वाला है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जैसा इसराइल के पास आयरन डोम है वैसे ही एक टेक्नोलॉजी है। ओके, नेक्स्ट क्या है। 1971 बोथ नेशंस साइन ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप कोऑपरेशन। ये साइन करते हैं, इसको अभी 50 साल हो गए। ओके, ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप कोऑपरेशन ये था, बांग्लादेश वॉर जब हुआ था उससे जस्ट पहले इंडिया साइन करता है। ओके, वो टाइम इंडिया के पीएम कौन थे 71 में? इंदिरा इंदिरा गांधी। गांधी। हाँ। इंडिया के लॉन्गेस्ट, ओके, लॉन्गेस्ट टेन्योर कौन से पीएम का रहा है? सर इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का ही है। लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है जवाहरलाल नेहरू का, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू बहुत पहले से थे, मतलब देखो 64 तक तो थे ही वो, 47 to 64, 65 में डेथ होती है, हाँ। तो बहुत ज्यादा, मतलब 14-18 साल लगभग ये रहे। ओके, नेक्स्ट देखो और क्या है। इंडिया का, और एक एक दो सवाल पूछता हूँ। इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय। हाँ, हेस्टिंग सर, लॉर्ड रेड। वाइसरॉय पूछा मैं। हेस्टिंग वॉज गवर्नर जनरल। ओके, हेस्टिंग लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल पूछा तो हेस्टिंग आएगा। लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय पूछा तो लिन लिथगो आएगा। ओके, याद लिन रखो लिन लिथुंगा। लिथगो। हाँ, बराबर बराबर, ठीक। चल, अब इसके बाद देखो, इंडिया रशिया, इंडिया रशिया के साथ 2+2 डायलॉग भी कर रहा है। 2+2 में देखो दो मिनिस्टर रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इंडिया ऑलरेडी और क्वाड कंट्रीज के साथ भी स्टार्ट कर चुका है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब इसके साथ रशिया के साथ भी हमें। नेक्स्ट देखो, कैट्सा एक्ट, ये यूएसए का एक्ट है। अगर कोई यूएसए के एनिमी से आर्म्स प्रोक्योर कर रहा है तो यूएसए क्या कर सकता है, उस पर सैंक्शन लगा सकता है। और यूएसए के एनिमी कौन है? रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। अगर इनसे कोई आर्म प्रोक्योर कर रहा है तो ये क्या करेगा, यूएसए इन पर सैंक्शन लगाएगा। बट इंडिया प्रोक्योर करेगा रशिया से, लेकिन यूएसए ने कहा है कि हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। बट अब बीच में यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हो गया, तो फिर से ये जो डील का फ्यूचर है, ये अभी मतलब इट इज इन द डार्क। नेक्स्ट, यूएन पीस कीपिंग के बारे में कुछ आर्टिकल है, यहाँ पर याद रखना। यूएन के अपने पीस कीपिंग फोर्स रहते हैं, इसको और क्या कहते हैं, इसका और एक नाम है, कोई बताएगा? ब्लू हेलमेट कहते हैं इसको, ब्लू हेलमेट। यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक और एक नाम है, ब्लू हेलमेट कहते हैं। ओके, और इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन पीस कीपिंग फोर्स। जहां पर झगड़ा वगैरह चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, तो ये लोग इसको डिप्लॉय करते हुए, जैसा साइप्रस, साइप्रस में ग्रीक साइप्रस एक है, तुर्की साइप्रस है। तो वहां पर मतलब, लेकिन साइप्रस बोलता है हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो इसके लिए फिर वहां पे यूएन ने अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजा था। नेक्स्ट है इक्वलाइजेशन लेवी के ऊपर आर्टिकल है। इक्वलाइजेशन लेवी, इंडिया क्या कर रहा था, जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, इनके ऊपर टैक्स लगा रहा था। इक्वलाइजेशन लेवी, डिजिटल टैक्स कहते थे इसको, एडवर्टाइजमेंट के लिए था ये। मतलब उनको जो अपने लोकल कंपनी है उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड पर लेकर आना था, ये कंपनियों के। तो इसको वो जो बाहर के कंपनीज हैं उन पर एडिशनल टैक्स लगाते थे। लेकिन अब वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, एक कंसेंसस बन रहा है जिसको कहते हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ये एक लेकर आएंगे हम, और इसमें क्या रहेगा,
हर कंपनी को मिनिमम 15% टैक्स तो पे करना ही है। तो इससे क्या होगा, जो लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन है वहां पर बहुत सारी कंपनी जाके वहां पे अपना हेडक्वार्टर रजिस्ट्रेशन करा रहे थे और टैक्स इविजन कर रहे थे। अब वो क्या होगा, टैक्स इविजन कम हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट फाइनेंस। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट फाइनेंस के ऊपर। यहाँ पर देखो बजट के कंपोनेंट क्या रहते हैं उसके बारे में अच्छा सा बॉक्स दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस साल मेंस में एक पूरा एक क्वेश्चन ही आया था, बजट के कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं। ओके, तो बजट में देखो मेनली दो चीजें रहती हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटल मतलब क्या रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म चीजें रहती है और ये बहुत कम बार होता है। रेवेन्यू में जो रहता है ये रिकरिंग थिंग्स रहते हैं, जैसा एम्प्लॉयज के सैलरीज हैं, सब्सिडीज हैं, ये हर साल देना रहता है। और जो कैपिटल वाले रहते हैं नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग रहते हैं, कई सालों में एक बार करते हैं इसका। कैपिटल जो अकाउंट है उसके भी दो पार्ट रहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है। कैपिटल में देखो क्या क्या चीजें आती है, जैसा हम लोन ले रहे हैं या रिकवरी ऑफ लोन हो रहा है, किसी के पास से लोन लेना या पुराना लोन रिकवर होना, ये दोनों भी यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से हम पीएसयू में डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट में आता है। ओके, फिर दूसरा रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जैसा डैम बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, या फिर पहले कोई लोन लिया था उसको रिपे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आएंगी हमारी कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट रहता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले रेवेन्यू रिसिप्ट देखो। रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप के रहते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में आएगा आपका जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, आईटी, पूरे के पूरे टैक्स यहाँ पर आएंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसा गवर्नमेंट क्या करता है, रेलवे चलाता है तो रेलवे का जो भी प्रॉफिट है ये यहाँ पर आएगा। दूसरे सारे जो पीएसयूज है उनका प्रॉफिट आएगा। फिर फीस लेता है। इसी तरीके से जो मतलब जिसका कोई वारिस नहीं, ऐसा बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह, ये सारे भी नॉन टैक्स डिविडेंड रेवेन्यू वगैरह भी आएंगे। तो इसमें ही आएगा सर। कौन सा? डिविडेंड वगैरह भी तो इसमें ही आएगा। डिविडेंड जो मिल रहा है गवर्नमेंट के, जो डिविडेंड है प्रॉफिट, इसमें आएगा बराबर। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। और ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। अब ये ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन ये स्टेट के लिए रहता है। स्टेट को यूनियन गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, तो स्टेट के लिए वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। और सेंटर के लिए क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ओके, ग्रांट मतलब क्या रहता है बोलो? ग्रांट को रिपे करना रहता है क्या? सर हाँ, जैसे सेंटर दे स्पॉन्सर्ड दिए। स्कीम वगैरह भी होती है, हाँ हाँ होता हाँ, है। एक मिनट हाँ। ग्रांट को रिपे करना नहीं रहता है, ग्रांट मतलब खैरात समझो, किसी को दे दिए पैसा, सर जैसे ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, तुम जो बोल रहे थे, जो सेंटर सेक्टर स्कीम्स हैं, स्पॉन्सर स्कीम है, ये जो सारे के सारे स्कीम्स हैं ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है इसमें, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडीज वगैरह। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखो, एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विस, सोशल सर्विस। सोशल सर्विस मतलब पूरे के पूरे सोशल वेलफेयर स्कीम्स आ जाएंगे, एमजी नरेगा, मनरेगा और दूसरे जो भी आते, पीएमईजीपी, पीडीएस सिस्टम, सब्सिडीज। इकोनॉमिक सर्विसेज ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज। ओके, ठीक है, ये था। अब अब मेरा सवाल ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट लोन ले रहा है, वो है कैपिटल रिसिप्ट। लोन दे रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो काय में आएगा, रेवेन्यू पब्लिक डेप्थ। या कैपिटल? बजट में काय में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट लेना देना रेवेन्यू का पार्ट रहता है, और जो लोन का जो प्रिंसिपल है वो कैपिटल में आता है, और इंटरेस्ट जो आता है वो इसमें आता है, रेवेन्यू में आता है, ये याद रखो। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, इंटरेस्ट अगर देना पड़ रहा है तो ये। आपने बजट का डॉक्यूमेंट देखा होगा, तो बजट के डॉक्यूमेंट में वो देता है 1 रुपये पैसा, डायग्राम निकालते हैं और बोलते हैं कि मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ऐसे डायग्राम मिलेंगे आपको। फिर ऐसी डायग्राम रहती है, ऊपर गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को किससे मिलता है? सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिलता है
बोरोविंग से सबसे borrowing. ज्यादा मिल रहा है बोरोविंग, और सेकंड पे आता है तुम्हारा जीएसटी। टैक्स एक ऐसा कंसिडर नहीं करते, मतलब टाइप वाइज देते हैं, जीएसटी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ऐसा। तो सबसे ज्यादा आता है जीएसटी, बोरोइंग से, फिर जीएसटी। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का पैसा कहाँ पे खर्च होता है? सर रेलवे में। हाँ, सर नहीं इंटरेस्ट नहीं, पेमेंट्स जो करनी होती है शायद नहीं, उसमें। हाँ बराबर है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास लोन। इंटरेस्ट पेमेंट जो रहता है वहां पर सबसे ज्यादा पैसा जाता है। और सेकंड पे जो आता है शेयर ऑफ स्टेट इन रेवेन्यू, जो फाइनेंस कमीशन बोला 41% डिवॉल्यूशन है, तो ये आता है सेकंड पे। सबसे ज्यादा है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास लोन। ओके, अब मुझको एक टर्म बताओ, अगर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम निकाल देते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास लोन, तो उसको क्या कहते हैं? वो Primary डेफिसिट को क्या deficit। कहते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। हाँ, प्राइमरी डेफिसिट। ओके, गुड। ये टर्म मीनिंग वगैरह पता रहना चाहिए। चल, तो यहाँ पर ये बजट का यही चीज हमको डिस्कस करना था। अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो इसको पब्लिश किया है नीति आयोग ने। इंडिया का अपना खुद का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। अगर पॉवर्टी मेजरमेंट की हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत सारी कमिटीज और कमीशंस बिठाए गए। सबसे पहले आता है, देखो, दांडेकर रथ कमेटी 1971 में बिठाते हैं, पॉवर्टी बेस्ड ऑन कैलोरी इंटेक। कैलोरी मतलब खाने की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, वो बेसिस पे मतलब बनाया गया। फिर अलग कमेटी आएंगी 1979 में। इसने क्या रिक्वायरमेंट दिया? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर रूरल अर्बन। उसको ही थोड़ा सा उसने मॉडिफाई किया, कैलोरी इंटेक को, और कैलोरी को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट किया, अलग कमेटी। इसके बाद आती है लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी ये जो कैलोरी कंजम्पशन है इसको एडजस्ट करती है सीपीआई से, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ताकि महंगाई के साथ साथ पॉवर्टी की लाइन भी ऊपर बढ़ती रहे। फिर इसके बाद आता है तेंदुलकर कमेटी 2009। तेंदुलकर कमेटी ने मिक्स रेफरेंस पीरियड यूज किया। मिक्स रेफरेंस पीरियड मतलब यहाँ पर ऐसी चीजें जो साल भर के लिए यूज होती है। मतलब यहाँ पे क्या, पॉवर्टी बास्केट को एक्सपांड किया। फूड तो आएगा ही, साथ में हेल्थ और एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी देखा जाएगा। ये था। और पीरियड भी देखा जाएगा, एक साल में कितनी चीजें यूज करता है आदमी। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है रंगराजन कमेटी। रंगराजन का और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड था। इसने क्या यूज किया? मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यूज किया। तो इसमें और ज्यादा पॉवर्टी बास्केट को और ज्यादा एक्सपांड किया। ठीक है, फूड एज वेल एज नॉन फूड दोनों में। तो तेंदुलकर रंगराजन। तो तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से पॉवर्टी कितना इंडिया में? 21%। और रंगराजन के हिसाब से 29%। ओके, नेक्स्ट देखो, जो अभी हमने नया लॉन्च की है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें देखो टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं। 3 डायमेंशन है और 12 इंडिकेटर। यहाँ पे ध्यान दो, हमको कंफ्यूज होता है, डायमेंशन पहले आएंगे क्या इंडिकेटर पहले आते हैं? तो डायमेंशन 3 है, इंडिकेटर 12 है। कैसा याद रखेंगे? इंडेक्स का नाम क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। डायमेंशन पहले आते हैं नाम में, तो डायमेंशन 3 ही है, इंडिकेटर्स 12 है, जो हमारा नेशनल है। जो रेगुलर वाला एमपीआई रहता है उसमें 10 इंडिकेटर रहते हैं। जो एडिशनल इंडिकेटर्स हैं वो उनके नाम क्या है? एंटीनटाल केयर और बैंक अकाउंट, ये दोनों ऐड किए गए हैं। एंटीनटाल केयर और बैंक अकाउंट, बाकी पूरे वो सेम ही है। हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको देख लो, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो डायमेंशन और इंडिकेटर्स को। एंटीनटाल, एंटीनटाल केयर क्या रहता है? सर व्हाट इज एंटीनेटल केयर? साइड में दिया, ओके। एंटीनटाल दिया है, बोलते A household is deprived if any woman in the household
who has given birth in 5 years preceding the survey has not received at least 4 antenatal care visits for the most recent birth or has not received assistance from the trained skilled medical personnel during the record period of recent childhood. मतलब चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है। चाइल्ड बर्थ के फेज में वुमन को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है, हाँ, हाउसहोल्ड, ओके, इट इज बिफोर, इट इज फॉर प्रेग्नेंट वुमन, ओके, ओके, ठीक है। इसमें कुछ चीजें याद रखो। जैसा हम कहते हैं, एक तो रहता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मतलब 5 साल से कम छोटे बच्चे। फिर एक रहता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल से कम वाले बच्चे। फिर और एक रहता है नियोनेटाल, नियोनेटाल मतलब 28 डेज, 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैश इकोनॉमी, एक टर्म यहाँ पर दी है, कैश टू जीडीपी रेशियो। कैश टू जीडीपी रेशियो सिंपल, कैश कितना है आपकी इकोनॉमी में डिवाइड बाय टोटल जीडीपी। तो देखो, नाउ स्टैंडर्ड रिकॉर्ड लेवल विद द पीक 14.7% है इन कंपैरिजन टू 12%। देखो ये अभी बढ़ गया है, अभी तक का हाईएस्ट है 14.7%। यहाँ पे डायग्राम देखो, समझ में आएगा। कैश टू जीडीपी रेशियो हायर देन प्री डिमोनेटाइजेशन, ओके। डिमोनेटाइजेशन से पहले जितना था उससे भी ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा वो बोल रहे हैं। 12.5% है अभी फिलहाल। Cash economy is defined as the economic system on the part of one in which financial transactions are carried out in cash, currency or coin, rather than instrument like card, debit card, credit card, bank transfers. Okay. तो ये सारे इश्यूज हैं। कैश इकोनॉमी और एक रहती है अपनी दूसरी डिजिटल इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, ओके। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। देखो फायदे भी हैं, इश्यूज भी हैं डिजिटल इकोनॉमी के। फायदे क्या है डिजिटल इकोनॉमी के? जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे पूरे के पूरे गवर्नमेंट मॉनिटर कर सकता है और उस पर टैक्स पेमेंट होगा, वो अंडर द एम्बिट ऑफ टैक्स आएंगे, ओके। लेकिन इशू क्या है? साइबर थेफ्ट, फ्रॉड, डिजिटल इलिटरेसी, इन सारी वजह की वजह से लोगों मतलब मिसयूज हो सकता है उसका, लोगों को लॉस हो सकता है। और इसी तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उतना नहीं है पेमेंट के लिए, ये भी इश्यूज हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा 3.4, इट इज अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इसके ऊपर है जी एन वाजपेयी कमेटी रिपोर्ट ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वाज रिलीज्ड। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ये लाए गए थे 2016 में टू रिजॉल्व कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, ओके। यहाँ पर क्या देखो, IBC provides for resolution of stress assets of a company, a limited liability partnership, proprietorship, इंडिविजुअल पार्टनरशिप, सारे ये सब इसमें है, ओके। इसमें देखो इसकी खासियत क्या थी, जो IBC हमारे, एक मिनट, ब्लर दिख रहा है ना, इसको अभी क्लियर करते हैं। ये देखो IBC में क्या है, टाइम बॉन्ड रिजोल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, देखो कई बार क्या क्या जो नए स्टार्टअप्स आते हैं ये लोग लोन लेते हैं बैंक से, क्रेडिटर से, लेकिन बाद में क्या होता है बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाता, लॉस में चले जाते हैं और अपना पैसा जो कर्ज लिए वाला है वापस दे नहीं पाते। तो ऐसे कंडीशन में एक तो दो चीजें कर सकते हैं, उसको थोड़ा और हेल्प करके उसको रिज्यूनेट कर दो वो बिजनेस को, या फिर वो बिजनेस का जो क्या कर दो उसको रिजॉल्व कर दो, मतलब उसके एसेट बेच के जितना रिकवर हो सकता है उतना पैसा निकाल लो। तो ये प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड लाए हैं। यहाँ पे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन की गई, मतलब यहाँ पर एक बॉडी रहेंगी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और वो लोग क्या करेंगे, ये मॉनिटर करेंगे रिजोल्यूशन प्रोसेस को। और इसमें 180 डेज की उनको टाइम लिमिट है, 180 डेज में आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। और इसको बस 90 डेज तक आप एक्सटेंशन कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, एक्सेप्शनल केसेस में। यहाँ पर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रहेंगे, अगर कंपनी है तो कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोसेस जाएगा NCLT के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल,
और इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स है तो डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, ये देखेंगे। ओके, तो ये चीज समझ लेना, रिजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, दोनों में डिफरेंस क्या रहता है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में? इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में डिफरेंस क्या है? आई गेस इंसॉल्वेंसी में उनके पास कोई एसेट्स होता है जिसको आप डिसॉल्व कर सकते हो, बैंकरप्सी में वो भी नहीं होता। अच्छा, देखो, डिफरेंस टेक्निकल है। इंसॉल्वेंसी मतलब आपने जो कर्जा लिया है, आप उसको रिटर्न नहीं दे पा रहे, रिपे नहीं कर पा रहे, इसको इंसॉल्वेंसी कहेंगे। बट यही अगर फॉर्मली गवर्नमेंट की बॉडी अगर डिक्लेयर करती है कि आप बिल्कुल में नहीं दे सकते, इसको कहते हैं बैंकरप्सी। मतलब बैंकरप्सी मतलब ऑफिशियल डिक्लेरेशन, रिकॉग्निशन हो रहा है, और इंसॉल्वेंसी मतलब आप खुद बोल रहे हो या फिर आप क्लेम कर रहे हो या कोई क्लेम कर रहा है, इसको कहेंगे इंसॉल्वेंसी। और ये वर्ड कहां पर आता है? पॉलिटी में कहीं पढ़े हो इसको? इंसॉल्वेंट माइंड। क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ एमपीज और एज वेल एमएलए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट जिसको कहते यूपीएससी हैं। के लिए भी पढ़ा सर। हाँ हाँ, बराबर बराबर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं यूपीएससी वगैरह, यहाँ पर भी आप डिबार कर सकते हो। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब, इंसॉल्वेंट मतलब वो कर्जा लिया है, दे नहीं रहा है, और अनडिस्चार्ज मतलब कोर्ट ने भी उसको बरी नहीं किया है, मतलब जेन्युइन केस नहीं, वो जानबूझकर उसने ऐसा किया, तो उसको क्या बोलेंगे? अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। ओके, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट और अनसाउंड माइंड, ऐसे वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, पीसीए फ्रेमवर्क, ये हम पढ़ते हैं एनपीए के कंटेक्स्ट में। अगर कोई बैंक अनसस्टेनेबल लोन प्रैक्टिसेस कर रहा है, किसको भी लोन दे रहा है, रिकवरी का रेट उसके पास उतना ठीक ठाक नहीं है, लो रिकवरी हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, तो बैंक क्या करेगा? उनको आरबीआई कंडीशन इंपोज करता है, पीसीएफ फ्रेमवर्क। और उसमें क्या करते हैं? लेंडिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रहते हैं, फॉलो करना रहता है, इसको कहते हैं पीसीए नॉर्म्स, पीसीए एक्शन। ये आरबीआई की तरफ से रहता है, बैंक के ऊपर इंपोज किया जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनपीए, एनपीए क्या रहता है? इट इज अ लोन और एडवांस फॉर इच प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। किसी ने लोन ले लिया है और उसका जो हफ्ता भरने का टाइम आया तो हफ्ता नहीं दिया, या फिर वो जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिया, तो ये मतलब 90 डेज तक, तो उसको कहेंगे एनपीए। फिर उसके बाद अगर ये 12 महीना है उससे कम पीरियड के लिए, तो उसको हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड असेट। 12 महीने से ज्यादा रहता है तो डाउटफुल असेट। और अगर उसको मतलब बैंक अगर रिकॉग्नाइज करती है अनका ऐसा अनकलेक्टिबल बोल के, तो उसको हम कहते हैं लॉस्ट असेट। एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में एनपीए किसको कहते हैं? एनपीए का डेफिनेशन क्या है एग्रीकल्चर में? शॉर्ट टर्म वाली जो होती है दो, तो उसकी दो क्रॉप का सीजन का सर, और लॉन्ग टर्म वाली जो हाँ, क्रॉप होती है उसका एक। एक, हाँ, शॉर्ट सीजन है तो 2 सीजन, और लॉन्ग सीजन वालों को 1 सीजन। ठीक। नेक्स्ट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इट गवर्न्स द कैपिटल दैट अ बैंक आउट टू होल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असेट। बैंक ने कितना कैपिटल रखना चाहिए अपने असेट के मुकाबले में, इसको कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मतलब बैंक के पास खुद का अपना पैसा चाहिए, खुद की एसेट चाहिए, ना कि पूरा के पूरा लोन लिया हुआ है, खुद का भी पैसा चाहिए, तो इसको कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। ये देता है आपका बेसल नॉर्म्स, उसको देते हैं सीआरएआर कहते हैं, कैपिटल रिस्क सीआरएआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट, ऐसा कुछ है उसका फुल फॉर्म, कैपिटल एडिक्वेसी। अभी फिलहाल ये कुछ 9% है बेसल 3 के हिसाब से। बेसल 3 इज इट एप्लीकेबल इन इंडिया नाउ? जी सर। अभी कौन, अभी जो हमारे पास है फिलहाल, हम बेसल 2 ही है, बेसल 3 को हम अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन अभी कोविड 19 वगैरह ये सब आया तो उसको एक्सटेंड कर दिया, तो अभी बेसल 2 ही है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कुछ है इसमें? नाम से ही पूरा आर्टिकल आप गेस कर सकते हैं, सस्टेनेबल बिजनेस। बिजनेस में
सस्टेनेबल प्रैक्टिस को यूज करना है। क्या सस्टेनेबल रिसोर्सेस है, जुडिशियस यूज करो, जो इम्प्लॉयज है उनको सोशल सिक्योरिटी दे दो, निगेटिव इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट पे, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज, निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, उसको कम करना है। और क्या कर सकते हैं, कोई गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर दो, वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ा दो। तो इन तुम्हारा फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको फुलफिल करना है। तो इन कहेंगे सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ओके, कुछ है नहीं इसमें बाद में। डिपॉजिट, ओके। Bank can make investment decision on green deposit. That is the term deposits to be invested in environmentally beneficial project and initiatives. Green deposit, investment decision on green deposit. मतलब ये है ग्रीन फंड, ग्रीन फाइनेंस हम जैसा कहते हैं ना, वैसा एक टाइप है ग्रीन डिपॉजिट। ऐसा पैसा जो यूज हो रहा है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, उसको ग्रीन डिपॉजिट कहते हैं। नेक्स्ट है 3.7 मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2021। एक नए रूल्स लाए मिनरल कंजर्वेशन के लिए। तो देखो यहाँ पर इंडिया में जो माइनिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट है वो है MMDR एक्ट, माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, रेगुलेट द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया एंड मैंडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रांटिंग लीजेस फॉर माइनिंग ऑपरेशन। MMDR एक्ट रेगुलेट करता है माइनिंग सेक्टर को इंडिया में। माइनिंग प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी। ग्लोबली वो प्राइमरी है लेकिन इंडिया में सेकेंडरी। हाँ, आपने सही बोला, ग्लोबली प्राइमरी है, ऑफिशियली प्राइमरी है, लेकिन इंडिया में सेकेंडरी में हम काउंट करते हैं माइनिंग। ओके, इंडिया कैलकुलेशन के लिए वगैरह थोड़ा आसानी होता है और दूसरे भी कुछ पर्पज रहेंगे, इंडिया को हम सेकेंडरी में लेते हैं ऐसा। क्वेश्चन वो कंटेक्स्ट देगा, एग्जामिनर को पता रहेगा। तो देखो माइनिंग मतलब वो बोलेगा जीडीपी कैलकुलेशन के लिए अगर पूछता है तो हम उसको सेकेंडरी में लेते हैं, और अगर एज सच पूछा तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग ये सारे प्राइमरी में आते हैं। अब मुझको बताओ क्वेरिंग और माइनिंग में डिफरेंस क्या रहता है? क्वेरिंग एंड माइनिंग। Mining is like the topmost is being extracted. Mining is deeper. हाँ, ओके ओके, गुड, ठीक है। तो क्वेरिंग जब होता है जब आपका मिनरल एकदम ग्राउंड पर ही है, मतलब ज्यादा खुदाई की जरूरत नहीं, ग्राउंड पे ही मिल रहा है, तो उसको हम क्वेरिंग कहेंगे, बस एक्स मार के आप निकाल सकते हैं। लेकिन माइनिंग में थोड़ा सा डेप्थ पे रहता है। ओके, डेप्थ के हिसाब से दो टाइप के माइन रहते हैं, एक रहता है ओपन कास्ट माइन, दूसरा रहता है शाफ्ट माइन। याद रखो ये, मतलब ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइनिंग में ओपन कास्ट और दूसरा शाफ्ट। ओपन कास्ट में क्या करते हैं, मिनरल क्लोजर टू सरफेस है, जमीन के अंदर ही है लेकिन थोड़ा सा डेप्थ, शैलो डेप्थ है, तो इसको क्या करते हैं पूरा ही खोद देते हैं आसपास का रीजन, उसको कहते हैं ओपन कास्ट। और अगर ज्यादा डेप्थ पे है तो हम क्या कहेंगे, एक टनल बनाते हैं, टनल बना के और उसको ड्रिल करते हैं, टनल बना के, मतलब पूरा लिफ्ट वगैरह वो सारी चीजें रहती है, इसको शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। ऐसा शाफ्ट बना के जमीन के अंदर, और यहाँ पे सपोज आपका रिजर्व है, मिनरल है, तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, इसको कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। और एक प्रैक्टिस इंडिया में कहते रैट हैं माइनिंग रैट होता है होल ना सर? माइनिंग, ठीक है। हाँ, अब रैट होल माइनिंग में क्या रहता है, देखो रैट होल माइनिंग में, अब शाफ्ट माइनिंग में क्या है, सिस्टमेटिक है, पूरा एकदम बराबर से ड्रिल करते हैं, एडुकेट साइज रहती है, सेफ्टी इक्विपमेंट रहते हैं। रैट होल में क्या करते हैं, रैट जैसा होल करता है ना, ऐसा ही होल करते हैं जमीन को, और सोकर जाना पड़ता है, उसकी हाइट भी ज्यादा नहीं रहती, एकदम छोटी रहती है, इतना ही, और आदमी उसमें क्रिप होके उसको जाना रहता है। सपोज यहाँ पे मिनरल है तो, और ये पूरा लैंड है तुम्हारा, तो ऐसा उसको खोदेंगे, और बस छोटा सा, मतलब आदमी एकदम बेंड होके जाना रहता है। तो ये क्या करते हैं, इलीगल प्रैक्टिस है। तो इसमें काफी बार क्या होता है, माइनिंग का रूफ कोलैप्स हो जाता है और धस जाती है, कई सारे लोग ट्रैप होते हैं ऐसा। तो ये जनरली मेघालय वगैरह नॉर्थ ईस्ट में होता है ज्यादा।
नेक्स्ट, माइनिंग की अगर बात कर दे, परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट इन माइनिंग, राजस्थान में बहुत ज्यादा है माइंस, राजस्थान, उड़ीसा। ठीक है, एक स्कीम भी याद रखना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना एंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इसमें क्या करते हैं, जो माइनर है, जो मतलब माइन के ओनर है, उनके पास से कुछ टैक्स लिया जाता है और वो पैसे को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जमा करते हैं, और ये पैसे का यूज होता है लोकल पीपल के वेलफेयर के लिए। ओके, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, कुछ है कि इसमें खास नहीं है। फिशरी सेक्टर, फिशरी सेक्टर इन इंडिया, India is the third largest fish producing and second largest aquaculture nation in world. Aquaculture मतलब जो artificial, जिसमें हम कहते हैं aquaculture, पानी के अंदर artificial fish की ब्रीडिंग कर रहे हैं, इसको aquaculture कहते हैं। तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग। सबसे जो टॉप है, ये थर्ड नहीं देना चाहिए था, इसमें सेकंड देना चाहिए। सेकंड था सर। ठीक है, टॉप पे चाइना है, सेकंड इंडिया पे है, इतना याद रखो, इंडिया थर्ड पे है। इंडिया में जो फिश ज्यादा होती है मरीन फिशिंग, मरीन फिशिंग, और मरीन फिशिंग को ओशन में जो होती है उसको रिफॉर्म करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, और वो कमेटी का नाम है। इसी तरीके से इनलैंड फिशिंग, इंडिया में इनलैंड फिशिंग ज्यादा होती है मरीन फिशिंग से। इनलैंड मतलब जो लेक्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं यहाँ पर। तो इनलैंड फिशिंग को रिफॉर्म करने के लिए कमेटी बैठी थी, उसका नाम है दिलीप कुमार कमेटी। अभी हमने रिसेंट में एक मिनिस्ट्री भी बनाए, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, अलग से डेडिकेटेड मिनिस्ट्री। और एक स्कीम भी हम चला रहे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिश प्रोसेसिंग को प्रमोट करने के लिए। रिवॉल्यूशन है, ब्लू रिवॉल्यूशन भी मतलब फिश। ओके, नेक्स्ट और क्या है? नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू सून ज्वाइन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर ये आर्टिकल है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत रहती है, गवर्नमेंट क्या करता है, लोन लेता है। लेकिन लोन डायरेक्ट नहीं लेता है, गवर्नमेंट पहले एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं, जीसेक, और वो डॉक्यूमेंट बेचता है मार्केट में, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो टाइप की, एक रहते हैं शॉर्ट टर्म और दूसरे वाले रहते हैं लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म वाले रहते हैं ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, इट इज फॉर लेस देन 1 ईयर पीरियड, ट्रेजरी बिल। और जो लॉन्ग टर्म वाले रहते हैं उनको कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं। डेटेड सिक्योरिटी ये रहते हैं 1 साल से अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो ये हुआ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। इसके बाद और क्या चीज रहती है यहाँ पे? हाँ, जो ट्रेजरी बिल्स रहते हैं दे कैन बी इश्यूड ओनली बाय सेंट्रल सेंट्रल। गवर्नमेंट, और लॉन्ग टर्म वाले स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों भी इशू कर सकते हैं, ये चीज समझ लेना। ठीक, इसको पढ़ लो। ये भी देख लेना आर्टिकल लीड्स वाला।
लीड्स इंडेक्स, यहाँ पर देखो, एक मिनट, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। लीड ये पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको कहते हैं लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लॉजिस्टिक मतलब इसमें ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, मतलब प्रोड्यूसर से लेके तो कंज्यूमर के घर तक जाने के बीच में जितने भी प्रोसेसेस रहते हैं वो सारे आते हैं लॉजिस्टिक में। तो लॉजिस्टिक का कंपैरिजन करता है ईज ऑफ लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो टॉप स्टेट है वो है गुजरात, उसके बाद हरियाणा और पंजाब, ये आते हैं। ये चीज समझ लेना। ग्लोबल लेवल पे भी एक चीज आता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसको कहते हैं। वो कौन पब्लिश करता है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक, बराबर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। और क्या है यहाँ पर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक है कैबिनेट अप्रूव्स रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर जूट पैकेजिंग। जूट, जूट हमको पता है, जूट जिसको हम पोता, पोता जिससे सिलाते हैं, गेहूं ज्वारी का पोता देखा होगा, वो जूट से ही रहता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जूट की डिमांड अभी मार्केट में बहुत कम है क्योंकि प्लास्टिक वगैरह ये सब भी आ गए, तो और उससे और अच्छा पैकेजिंग होता है। तो लेकिन पर जूट कल्टीवेशन में इंडिया में बहुत ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक नॉर्म लाया है कि 20% जो 100% ऑफ फूड ग्रेन्स और 20% ऑफ शुगर मस्ट कंपल्सरीली बी पैक्ड इनटू जूट बैग्स। तो जूट बैग्स इतना यूज करना ही है फूड ग्रेन्स के लिए तो कंपलसरी, और 20% ऑफ शुगर। कभी आप आड़त पे एपीएमसी में वगैरह गए होंगे तो फूड ग्रेन्स वो जूट इसमें रहते हैं, थैले जो रहते हैं उसके जूट से बनाया जाता है। जूट के बारे में याद रखना, जूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर। दूसरा है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट? बांग्लादेश। बांग्लादेश है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ओके, अब देखो यहाँ पर इंडिया में सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल में जूट का प्रोडक्शन। इसके कंडीशन पूछेगा, मतलब दो तीन स्टेटमेंट देगा जूट के लिए। वो बोलेगा कि जूट रिक्वायर्स हाई रेनफॉल, नीचे देगा जूट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट, थर्ड देगा जूट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल। अब मेरे को बोलो, पहले जूट रिक्वायर्स हाई रेनफॉल सही है गलत है? पहले गेस करो कौन से रीजन में आता है? वेस्ट बंगाल में आ रहा है। अब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। अब वहां के कंडीशन कैसा है वो अगर दिमाग में आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स हाई रेनफॉल बोला था मैं, तो सही है। दूसरा क्या था कि इट रिक्वायर्स कोल्ड टेम्परेचर, तो सही है गलत है? वार्म टेम्परेचर है बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल वार्म एंड ह्यूमिड। ओके, और थर्ड स्टेटमेंट था मेरा इट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल, वेस्ट बंगाल और वहां पे एल्यूमिनियम सॉइल, एलुवियल। तो ये चीज समझ लो, हर क्रॉप को आप गेस कर सकते हो। कॉटन का पूछा तो डेक्कन प्लेटू के कंडीशन इमेजिन कर लो। शुगर केन पूछा यूपी के, व्हीट के पूछा पंजाब हरियाणा रीजन के। तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिर अभी हम यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैगजीन। ओके, किसी का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।